हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने देखा कि मैटर क्या होता है, मैटर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, पार्टिकल जो होते हैं मैटर्स के वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। ये सारी बातें हमने देखी और हमने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा रिकैप करते हुए हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करते हैं मैटर की, तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, हमें पहले पता है कि मैटर जो होता है पार्टिकल्स होता है ना, पार्टिकल नेचर होता है मैटर का। पार्टिकल नेचर मतलब हर एक चीज छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है। जो भी मैटर है, जो भी चीज है, कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, जिसके पास मास है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है। तो जो पार्टिकल होता है मैटर का, पार्टिकल ऑफ मैटर जो होता है, इनकी हमने चार कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। पहला क्या था? दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होते हैं? दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। दूसरी क्या पढ़ी थी? दे हैव स्पेस, स्पेस बिटवीन देम, इनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, और क्या पढ़ा था? हमने देखा था दे अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स जो होते हैं आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये तीन पढ़ी थी और एक चौथी है कि दे आर वेरी स्मॉल, मतलब बहुत स्मॉल होते हैं, लेकिन वो छोड़ो, उसकी बात नहीं करते हैं। मेन ये तीन है, दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, दे हैव स्पेस बिटवीन देम, और दे अट्रैक्ट ईच अदर। सॉरी, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनकी ये तीन बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं तीनों प्रॉपर्टीज की वजह से अलग अलग स्टेट्स मैटर के हम पढ़ने वाले हैं। यही तीन प्रॉपर्टीज हैं जो मैटर के तीन स्टेट्स के तीन स्टेट्स जो मैटर के हैं वो इन्हीं तीन प्रॉपर्टीज की वजह से। वो तीन स्टेट मैटर के कौन कौन से हैं? अगर हम बात करें स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो तीन स्टेट कौन कौन से हैं? तो हमें पता है वो तीन स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर की तीन स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड जो है मैटर, जो मैटर जो सॉलिड फॉर्म में है, या जो मैटर जो लिक्विड फॉर्म में, या जो मैटर जो गैसियस फॉर्म में है, वो इस फॉर्म में क्यों है, या ये फॉर्म जो मैटर का है इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो कैसा बिहेव करते हैं, ये सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर देखिए, अगर हम इन तीन प्रॉपर्टी को रिलेट करके चलें, तो अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो आप देखोगे कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। सॉलिड के जो भी पार्टिकल्स होते हैं बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब उनके बीच का स्पेस बहुत कम होता है। वहीं लिक्विड की बात करें तो पार्टिकल्स उतने टाइटली पैक्ड नहीं होते, स्पेस ज्यादा होता है, तो वो थोड़े दूर दूर होते हैं। और गैसेस की बात करें तो पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, जिस वजह से वो बहुत दूर दूर होते हैं। तो ये देखो, अब जो पार्टिकल्स का ये जो प्रॉपर्टी है स्पेस बिटवीन देम वाला, ये अलग अलग स्पेस होने की वजह से मैटर के तीन अलग अलग स्टेट में मिल गए। उसी तरीके से सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा पकड़ के रखा हुआ है एक दूसरे पार्टिकल्स को, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच का। वहीं लिक्विड की बात करें तो उतना स्ट्रांग नहीं, और गैसेस की बात करें तो बहुत ही वीक फोर्सेस हैं। तो देखो, ये वाली प्रॉपर्टी, इसकी वजह से भी स्टेट्स अलग हो जा रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, पार्टिकल्स बहुत टाइटली अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो सॉलिड होगा। लेस अट्रैक्शन है तो लिक्विड होगा, वेरी लेस अट्रैक्शन है तो गैसेस हो जाएंगे। आ रही बात? कॉन्टिन्यूसली मूविंग। अब क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास स्पेस होता नहीं है मूव करने के लिए, बहुत टाइटली पैक्ड है ना भाई, कॉम्पैक्टली एकदम पैक्ड है, अभी हम देखेंगे। तो वहां पर स्पेस ही नहीं है पार्टिकल के पास कि वो मूव कर पाए। वहीं लिक्विड की बात करें तो स्पेस थोड़ा होता है, तो ज्यादा तेजी से मूव करते हैं, और गैसेस तो बहुत तेजी से मूव करते हैं, बहुत ज्यादा स्पेस होता है। तो देखिए, तीन स्टेट्स के जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, तीनों पार्टिकल्स अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं तो वो अलग अलग फॉर्म में फिर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वो तीन फॉर्म कौन कौन सी है? सॉलिड, लिक्विड और गैस है। अच्छा, दो और फॉर्म है, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ते नहीं है, वो है प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। ये हमें पढ़ना नहीं, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। ठीक है, तो वो दो और फॉर्म है, लेकिन उसके बारे में हम पढ़ते नहीं, हायर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, वो सब हम नहीं देखने वाले नाइन्थ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सॉलिड को डिस्कस करते हैं, सॉलिड की सारी प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं। देखिए,
स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर हम बात करें तो स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या कितने स्टेट होते हैं मैटर के? तीन बेसिक स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देख सकते हैं यहां क्या लिखा है, यहां पर ये लाइन साफ साफ लिखी है, दिस these states of matter arises due to the variation in the characteristics of the particles of matter। अगर particles of matter की characteristics वेरी करेगी, अलग अलग होगी, तो ये तीन जो ये पार्टिकल्स, ये जो मैटर है वो अलग अलग स्टेट में पाया जाएगा। अभी जैसे हमने डिस्कस किया, आप देख सकते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे अरेंज्ड हैं, बिल्कुल स्पेस है क्या पार्टिकल्स के बीच में? बहुत कम स्पेस है। अगर हम स्पेस की बात करें, अगर हम स्पेस को एलोकेट करें तो आप देखो ये इतना छोटा छोटा स्पेस है, ये स्पेस है, ये स्पेस है, और ये स्पेस है भी क्यों? पार्टिकल्स के शेप्स की वजह से। वैसे तो एकदम टच्ड है एक दूसरे पर, एक पार्टिकल दूसरे को बिल्कुल टच कर रहा है, तो बिल्कुल स्पेस नहीं है, बहुत माइन्यूट सा स्पेस है। वहीं लिक्विड में देखें तो थोड़ा स्पेस ज्यादा है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या है, थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, गैसेस की बात करें तो देखो कितना स्पेस है, तो देखो एक प्रॉपर्टी तो यहां वेरी हो गई, एक कैरेक्टरिस्टिक्स तो पार्टिकल ऑफ मैटर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स तो यहां वेरी हो गई, वो स्पेस वाला हो गया। दूसरा देखो ये पार्टिकल्स इतने पास पास है, तो क्यों है पास पास? आप समझो, अगर आप किसी के पास हो तो दो रीजन है ना, या तो जगह कम है जैसे यहां पर, और या तो फिर आपने एक दूसरे को पकड़ के रखा है एकदम टाइटली, तो एकदम पास पास हो। तो यहां पर भी पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत टाइटली अट्रैक्ट करे हुए हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लग रहा है। यहां पर उतना टाइटली पैक्ड नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और यहां तो बिल्कुल कम है, तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहां वेरी कर रही है तीनों में। अच्छा, तीसरी क्या है? कॉन्टिन्यूअसली मूविंग वाली अगर मैं बात करूं तो यहां देखो पार्टिकल, देखो भैया जगह ही नहीं है ना मूव कर पाए, ट्रेन है एकदम ठसा ठस एकदम भरी पड़ी, एकदम मतलब जगह ही नहीं है वहां पर, तो कहां से कोई मूव कर पाएगा? जहां हो वहीं पड़े रहो, जब तक अपना मंजिल नहीं पहुंचता खड़े रहो वहीं ऐसे, तो कहां मूव कर पाओगे? लेकिन वही थोड़ा सा, चलो अब जर्नी लंबी है और आपने जनरल बोगी में हो और उतनी भीड़ नहीं है, जनरल बोगी की बात कर रहा हूं, उतनी भीड़ नहीं है, तो आप हाँ थोड़ा बहुत चल इधर उधर, मतलब उठ के खड़े हो गए, इधर उधर चल लिया, फिर आके बैठ गए, ये कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर स्लीपर में हो वही, या एसी बोगी है आपकी, बड़ा लंबा सफर 24-25 घंटे का, बैठे बैठे बोर हो गए, तो चलो वॉक पे वही अपने बोगी में, कोच में ऐसे ऐसे चल लोगे इधर से उधर, हाँ पूरा नाप लोगे, क्योंकि वहां पर स्पेस है। तो यही यहां पर भी देखो सॉलिड के बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं है पार्टिकल्स के बीच में, तो कहां मूव कर पाएंगे बेचारे? तो बहुत मतलब मूव तो करते हैं लेकिन उतना ज्यादा मूव नहीं कर पाते हैं। वहीं यहां पर देखो ज्यादा स्पेस है, थोड़ा थोड़ा मूव कर पाते हैं, और यहां पर तो बहुत स्पेस, बहुत मूव करते हैं। ठीक है, तो देखो तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स जो पार्टिकल ऑफ मैटर की वेरी कर रही है तीनों स्टेट्स में, तो यहां पर वही बात लिखी गई है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना वो वेरी करती है तीनों स्टेट्स में। जो पार्टिकल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या कर रही है, वेरी करती है, जिस वजह से हमें तीन अलग अलग स्टेट देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए तो अब हम सॉलिड स्टेट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। व्हाट इज सॉलिड स्टेट? तो देखो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स तो कब से मैं बता रहा हूं आपको, तीन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स तो सॉलिड की आपको अब तक याद हो गई। पहला, स्पेस नहीं होता पार्टिकल्स के बीच में। देखो पार्टिकल कितने टाइटली पैक्ड हैं। ये पेन है ना, इसमें इस पेन में भी पार्टिकल्स बिल्कुल ऐसे एकदम पास पास क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, तभी ये पेन इतना सॉलिड है, सारे पार्टिकल्स पास पास हैं। ठीक है, जगह ही नहीं, अगर मैं इसको दबाना चाहूं तो दबेगा नहीं, क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के पीछे पहले से स्पेस नहीं कि मैं इसको दबा पाऊं। सबसे आसान तरीका है देखने का। ठीक है, अब यहां पर देखो, और दूसरी बात, यहां पर पार्टिकल्स ने एक दूसरे को बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पकड़ा हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पकड़ा हुआ है, तभी तो ये एकदम एकदम पास पास है। पार्टिकल्स ने एक दूसरे को बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पकड़ा हुआ है। और क्या है, यहां पर स्पेस नहीं है तो उतना ज्यादा मूव नहीं कर पाते, स्पीड बहुत कम होती है पार्टिकल्स के मोशन की। ठीक है, और क्या प्रॉपर्टीज है यहां पर? अब यहां पर देखिए कुछ प्रॉपर्टीज मैंने लिखी है। सॉलिड के पास क्या होता है, सॉलिड की अगर हम बात करें तो सॉलिड के पास, हाँ, सॉलिड के पास डेफिनेट शेप होता है। ये मार्कर का शेप ना ऐसा ही रहेगा, मेरे हाथ पे रहे, टेबल पर रख दूं, हवा में उछाल दूं, इसका शेप नहीं बदलने वाला, ये ऐसे का ऐसा रहने वाला है। इसका शेप डेफिनेट है। तो जितने भी सॉलिड होते हैं ना, जितने भी सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं, उनका एक फिक्स शेप होता है, डेफिनेट शेप होता है, बिल्कुल फिक्स्ड। ठीक है, और क्या होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। डिस्टिंक्ट बाउंड्री और फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब कि अगर ये मार्कर का जो, ये मार्कर जितना स्पेस ले रहा है यहां रखने में, अगर मैंने मार्कर को ऐसे रखा या इस पेन को ऐसे रखा, तो ये जितना स्पेस यहां ले रहा है ना, उतना कहीं पर भी रखूंगा ये उतना ही स्पेस लेगा। इसका वॉल्यूम फिक्स है। वॉल्यूम मतलब ये जितना स्पेस इसको चाहिए खुद को रखने के लिए, वो स्पेस इसकी फिक्स्ड है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? ठीक है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबल नहीं होता ना सॉलिड, दबाओ आप इसको, दबाओ, कितना कंप्रेस, कितना दबा पाओगे, बिल्कुल नहीं दबेगा ये, बिल्कुल नहीं दबेगा। तो कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड की क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है। Solid have tendency to maintain their shape when subjected to outside force. Solid may be break under force, but it is difficult to change their shape, so they are rigid. देखो solid है ना, आप इस पे, मैं ना इस पे मारूं, इस पे फोर्स लगाऊं, ऐसे ऐसे मारूं, शेप चेंज हो गया क्या इसका? नहीं हुआ शेप चेंज।
हथौड़ा लेके आऊं मारूं, हाँ तब हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि टूट जाएगा। देखो ये टूट सकता है, डिफॉर्म हो सकता है, लेकिन ये कह लो कि ये टूटे भी ना और इसका शेप भी चेंज हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। वैसे ही हर सॉलिड के साथ होता है। अब ये बच्चे जो क्ले के साथ खेलते हैं ना, क्ले आता है एक, कैसा भी शेप दे दो, उसकी बात नहीं चल रही अभी यहाँ पर। यहाँ पर भी वो क्ले का कॉन्सेप्ट अलग है। वो क्या होता है, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं आप उनको किसी भी शेप में फोर्स लगा करके शेप उनका चेंज कर सकते हो, वो अलग केस है, उसके बारे में भी समझेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे नॉर्मल सॉलिड्स को देखो, आपके पास पेन है, फोन है, लैपटॉप है, टेबल है, चेयर है, बेड है, उस पर आप कुछ भी कर लो, आप अपने हाथों से कितना भी मार लो, कैसा भी चाहो उसका शेप हो जाए, नहीं हो सकता। हाँ वो अगर ज्यादा फोर्स लगा दिया टूट जाएगा, लेकिन उसका शेप नहीं बदलेगा। तो सॉलिड्स रिजिड होते हैं। रिजिड होते हैं, रिजिड का मतलब क्या होता है? रिजिड का मतलब होता है कि ये शेप चेंज नहीं करेंगे आसानी से। ये क्या करेंगे? शेप चेंज नहीं करेंगे। हाँ अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया, एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? डिफॉर्म, डिफॉर्म करना मतलब शेप को बदल देना या उसका शेप बिगाड़ देना, ठीक है। तो ऐसा फोर्स उसको उसका शेप बिगाड़ दे, तो कम से कम इतना फोर्स लगा दो कि उसका वो टूट जाए, फूट जाए, ठीक है। तो वो फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स हो गई। तो अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगा देते हो या आप रबड़ बैंड को ऐसे खींच रहे हो ना, तो जो आप फोर्स लगा रहे हो डिफॉर्मिंग फोर्स है। क्यों? क्योंकि आपके फोर्स लगाने से रबड़ बैंड क्या हो जा रहा है? खिंच जा रहा है, ठीक है, उसका शेप चेंज हो जा रहा है। तो वो फोर्स क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स है। या डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद उसका शेप चेंज हो सकता है, लेकिन ये कह लो कि आप बहुत आसानी से उसका शेप बदल दो, या एक बार आपने बदल दिया तो वैसे ही शेप बन रह जाएगा, तो ये सब नहीं होता। इसलिए सॉलिड क्या है? रिजिड होते हैं। सॉलिड क्या होते हैं? रिजिड होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब अगर सॉलिड रिजिड होते हैं तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पर ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सब चैलेंज कर, सॉलिड की जो कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स को चैलेंज करते हैं सॉलिड होते हुए। पहला चैलेंज क्या है? अगर आप रबड़ बैंड लेते हो और रबड़ बैंड को अगर आप स्ट्रेच करते हो तो उसका शेप चेंज हो जाता है। क्यों? क्या वो सॉलिड है? तो देखो उस रबड़ बैंड को आपने ऐसे रखा हुआ है, ऐसे ऐसे रखा हुआ है, कुछ नहीं कर रहे रबड़ बैंड के साथ, क्या उसका शेप चेंज होगा? आपने रबड़ बैंड को उठाया, ग्लास में डाल दिया, आपने रबड़ बैंड को उठाया और ड्रॉअर में डाल दिया, आपने रबड़ बैंड को उठाया कहीं पर भी रख दिया, क्या उसका शेप चेंज होगा? नहीं होगा। शेप चेंज कब होगा? जब आप उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे। भैया किसी पर भी जबरदस्ती ताकत लगाओगे तो क्या होगा? तो वो खुद से शेप नहीं चेंज कर रहा, आप उसको मजबूर कर रहे हो, आप उसको शेप चेंज करने पर। तो उसका तो शेप फिक्स्ड है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप जबरदस्ती उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के उसका शेप चेंज कर रहे हो। और जब तक आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया उसका शेप चेंज रहेगा, और जैसे ही हटाओगे तो वो रीगेन कर लेगा। तो रबड़ बैंड सॉलिड है, लेकिन उसका शेप क्यों चेंज हो रहा है? उसका शेप चेंज हो रहा है डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने की वजह से। जो आप एक्सेस फोर्स लगा दे रहे हो उसकी वजह से उसका फोर्स से शेप चेंज हो जा रहा है। तो अगर आप किसी भी चीज, अब कहोगे सर सॉलिड का फिक्स शेप होता है लेकिन यहाँ तो शेप चेंज हो जा रहा है, तो मैं फिर से बच्चा यही बात बोलूंगा कि शेप उसका फिक्स है, वो अपने मन से शेप चेंज नहीं कर रहा। वो चेंज क्यों हो रहा है शेप? उसका शेप इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि आप उस पर जबरदस्ती फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। आपके द्वारा लगाए गए फोर्स से उसका शेप चेंज हो रहा है, वो खुद से अपना शेप चेंज नहीं कर रहा। तो जो चीज खुद से अपना शेप चेंज नहीं कर सकती उसका शेप फिक्स ही तो हुआ। मेरे बाल का शेप फिक्स है, ठीक है, मेरे चिक्स का शेप फिक्स है, अब मैं इसको खींचूंगा जबरदस्ती तो शेप तो चेंज होगा ही होगा, ठीक है। तो यहां वो खुद से नहीं कर रहा ना शेप चेंज, ठीक है। आगे क्या लिखा है? What about sugar and salt when kept in different jars? They take up the shape of jar. अभी हमने देखा सॉलिड का शेप फिक्स होता है, लेकिन चीनी को जिस डब्बे में भरे उस डब्बे का शेप ले लेती है। चीनी का जो शेप है, अब आप देखो ना, आप गोल से डब्बे में भर दो गोल हो जाएगा पूरा चीनी का शेप, हाँ चौकोर डब्बे में भर दो चौकोर सा शेप हो जाएगा। तो क्या चीनी तो सॉलिड है, उसका शेप कैसे चेंज हो जा रहा है? तो देखो समझने वाली बात है, वो जो चीनी आप बोल रहे हो ना, वो चीनी कई सारे चीनी के पार्टिकल्स, तो कई सारे चीनी के सॉलिड पार्टिकल्स हैं। वो पूरा का पूरा चीनी सॉलिड नहीं है, उसमें कई सारे छोटे छोटे चीनी के सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। कभी उठाना हाथ में दो चार दाने, आप देखोगे सारी चीनी के पार्टिकल्स अलग अलग हैं। सारी चीनी सॉलिड, तो चीनी के जो भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग हैं। अब होता क्या है, जिस भी डब्बे में आप भरते हो तो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, चीनी के जो पार्टिकल्स, उनका शेप चेंज नहीं होता, वो सॉलिड पार्टिकल्स का शेप चेंज नहीं होता। हाँ वो पार्टिकल्स उस जगह को भर देते हैं, बस उस जगह को फिल कर देते हैं। और जैसे ही उस पूरी जगह को फिल करते हैं तो जितनी जैसी जगह रहती है वैसा शेप वो सारे पार्टिकल्स मिल करके बना देते हैं। तो एक चीनी का पार्टिकल का देखो, चीनी के पार्टिकल्स का तो शेप वही रह रहा है, चौकोर ही रह रहा है, ठीक है, क्यूबॉइडियल फॉर्म में रह रहा है या क्यूब फॉर्म में रह रहा है। लेकिन कई सारे वो जो चीनी के पार्टिकल्स हैं, जो सॉलिड चीनी के पार्टिकल्स हैं, जब उनको एक साथ रखा जाता है तो क्या कर लेते हैं? शेप चेंज कर लेते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से है। आप जैसे मेरा शेप फिक्स है, कोई और शेप फिक्स है, अब हम 10 लोग मिल करके चौकोर खड़े हो जाए तो हमें लगेगा हम चौकोर हो गए। हम 10 लोग मिल करके क्या हो जाए? हार्ट शेप बनाने लगेगा, हार्ट शेप हो गया हमारा। तो हमारा शेप थोड़ी चेंज हो रहा है, वो तो हम मिल करके शेप बना रहे हैं ना। तो वैसे ही चीनी के पार्टिकल्स करते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि उनका शेप चेंज हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं।
What about a sponge? If is it solid, yet we are able to compress it. स्पॉन्ज की बात करें, स्पॉन्ज बॉल होती है ना स्माइली वाली, उसको कंप्रेस करते हैं हम, दबाते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है। अभी हमने देखा कि शेप चेंज नहीं होना चाहिए। देखो बेटा वहां पर उसका शेप जो चेंज हो रहा है ना उसलिए हो रहा है अच्छा कंप्रेस क्यों हो रहा है? शेप चेंज हो रहा है चलो ये तो समझ गए, कंप्रेस क्यों हो रहा है? कंप्रेसिबिलिटी तो होती नहीं, सॉलिड तो कंप्रेस होता नहीं। कंप्रेस समझते हो ऐसे दबा दिया, हाइड्रोलिक प्रेस वाला यूट्यूब शॉर्ट्स देखते होगे, वहां किसी भी चीज को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रख के देखते हैं कि कितना ये भार सहन कर सकता है, वो कंप्रेस करते हैं उसको, तो स्पॉन्ज कंप्रेस हो जाता है। देखिए स्पॉन्ज कंप्रेस होता है उसके पीछे रीजन ये है ना, स्पॉन्ज जो बना हुआ है ना उसमें पूरा वो जो पार्टिकल है वो भी जो भी फोम वगैरह से बनाया गया है, हर जगह फोम नहीं है। जो फोम जिस फोम से वो बना है स्पॉन्ज, उस फोम में बहुत सारे एयर होल्स हैं। आप ध्यान से देखोगे छेद दिखाई देंगे आपको उसमें, छोटे छोटे छेद। ठीक है, वो जब पुराने हो जाते हैं ना, गंदगी भर जाती है ना छेद में, तब समझ में आता है हाँ यहाँ छेद है इतना छोटा छोटा। तो छेद में ना हवा भरी होती है, जब आप उसको दबाते हो ना, तो दबाने से सॉलिड कंप्रेस नहीं होता। वो क्या होता है, जब आप दबाते हो तो वो जो हवा भरी होती है ना, वो एयर होल्स में वो निकल जाती है, तो वो दब जाता है वो जगह। फिर वो हवा जैसे वो हवा निकलती है उसका वो क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, तो वो सॉलिड कंप्रेस इसलिए हो जा रहा है क्योंकि उसमें बहुत सारे, स्पॉन्ज कंप्रेस इसलिए हो जा रहा है क्योंकि उसमें बहुत सारे एयर होल्स है। तो जैसे आप दबाते हो सारी हवा निकल जाती है, हमें लगता है वो कंप्रेस हो गया। ठीक है, तो ये चीज होती है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आ सकते हैं इसलिए मैंने डिस्कस किया। आंसर भी लिखा हुआ है इसका, आपकी बुक में भी है। वैसे मैंने एक प्रॉपर तरीके से, देखिए मैं ना एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाता, या मुझे लगता है कि अगर एनसीईआरटी के बाहर ये चीज बतानी चाहिए तो मैं जाता हूं, अदरवाइज एनसीईआरटी सफिशियंट। क्लास 10th तक तो एनसीईआरटी बिल्कुल सफिशियंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप दूसरी बुक मत पढ़िए भैया, टाइम है पढ़ने का, मन है तो पढ़ो भाई, लखमीर सिंह पढ़ो, बहुत सारी बुक्स हैं ना, पढ़ो अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, लेकिन पहले एनसीईआरटी पूरी पढ़ो। अब हम बात करते हैं लिक्विड स्टेट की। लिक्विड स्टेट में अगर हम देखें तो पार्टिकल्स के बीच में वही तीन प्रॉपर्टीज पहले डिस्कस करते हैं। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम है, क्योंकि अगर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो सारे पार्टिकल एक दूसरे से चिपके होते हैं, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम है। ठीक है, अच्छा और क्या है, और यहां पर ये पार्टिकल थोड़ा ज्यादा तेज मूव करते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है, अब बात करते हैं, इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता। आपने पानी को भर दिया जग में तो जग का शेप ले लेगी, आपने पानी को भर दिया टब में तो टब का शेप ले लेगा। पानी का कोई फिक्स शेप नहीं होता, पानी यानी लिक्विड्स। ठीक है, पानी और लिक्विड अलग चीजें हैं वैसे, मतलब वाटर जो है लिक्विड फॉर्म है, तो लिक्विड में और भी चीजें आ सकती हैं, ऑयल हो सकता है लिक्विड का, मतलब पेट्रोल हो सकता है लिक्विड। ठीक है, बहुत सारी चीजें लिक्विड होती हैं। तो जो लिक्विड होते हैं ना उनको आप जिसमें भरोगे उसका शेप ले लेंगे, नो फिक्स शेप। इनका शेप फिक्स नहीं होता, आप जिसमें भर दोगे उसका शेप ले लेंगे। बट है फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। इसको ऐसे समझिएगा, आपको मैं एक बकेट पानी दे दूं, एक बाल्टी आपको पानी दे दूं, मैं एक बाल्टी पानी भर के आपको दे दिया, और क्या आप उस एक बाल्टी पानी को एक मग पानी में रख सकते हो? एक मग में रख सकते हो? नहीं रख सकते ना, पानी ओवरफ्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बाल्टी में जो पानी ने स्पेस लिया था उतना स्पेस उसको एक मग में नहीं मिलने वाला। तो जब उसको उतना स्पेस नहीं मिलेगा जितना उसको चाहिए, तो वो क्या होगा, ओवरफ्लो कर जाएगा। इससे ये पता चलता है कि जो वाटर है, जो या जो भी लिक्विड्स होते हैं, उनको एक फिक्स्ड वॉल्यूम, एक फिक्स्ड स्पेस चाहिए रखने के लिए। उनका एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, एक फिक्स्ड स्पेस उनको चाहिए जिसमें वो रखे जा सकें। इसलिए जो लिक्विड्स होते हैं ना उनका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। देखो भैया ये तो सीधी सी बनी हुई बात है, जिस भी बर्तन में रख दो उसका शेप, थाली में रख दिया थाली में शेप ले लेगा थाली का, कटोरी में रख दिया कटोरी का शेप ले लेगा, जिसमें रख दो, सिलेंडर में भर दिया सिलेंडर का शेप ले लेगा, जिसमें भर दो उसका शेप ले लेगा। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज द चेंज शेप। देखो लिक्विड बहती है, उसका कुछ शेप नहीं है, जैसे मन किया वैसे बहेगी वो। ठीक है, तो इसलिए रिजिड नहीं होते, ये ठोस नहीं होते, बल्कि ये फ्लूइड होते हैं, ये बहते हैं। ये क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं। जितने भी लिक्विड है वो किस कैटेगरी में आएंगे, फ्लूइड्स में आएंगे। किस में आएंगे, फ्लूइड्स में आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं गैसेस स्टेट की। गैसेस में फिर वही तीन कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स और तीन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, स्पेस बहुत ज्यादा है, अट्रैक्शन बहुत कम है पार्टिकल्स के बीच में, क्योंकि अट्रैक्शन होता तो चिपके होते, बहुत कम है तो बहुत दूर है। ठीक है, और बहुत तेज मूव करते हैं, बहुत तेज, ज्यादा बहुत तेजी से मूव करते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, बहुत तेजी से मूव करते, ज्यादा फ्री होते हैं ये। ठीक है, और अगर बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल, बहुत ज्यादा, जितना कंप्रेस करना चाहो कर सकते हो। आप देखोगे आपके घरों में जो एलपीजी सिलेंडर आता है ना, उसमें गैस इतनी ज्यादा कंप्रेस करके भरी जाती है ना कि वो लिक्विड बन जाता है कंप्रेस करने की वजह से। अभी हम पढ़ेंगे कि लिक्विड में कैसे चेंज होता है जब हम कन्वर्जन पढ़ेंगे। ठीक है, इतना ज्यादा हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। आप देखो वो जो सिलेंडर होता है ना, जो बलून सेलर होता है, वो एक सिलेंडर लेके चलता है, छोटा सा, बहुत बड़ा भी नहीं होता, उससे हजारों बलून भर देता है।
उस सिलेंडर में 1000 बलून को भरने की गैस भरी है। क्यों है? क्योंकि उस सिलेंडर में उतना कंप्रेस करके गैस को भरा हुआ है, इतना ज्यादा दबा दबा करके गैस को भरा है ना कि उसमें से जब गैस वो यूज करता है तो वो लगभग 1000-1500 बलून को उससे भर देता है, ज्यादा ही भरता होगा मुझे जो लगता है। ठीक है, डोंट फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, ना इनका शेप फिक्स होता है ना वॉल्यूम। शेप तो होता ही नहीं गैसेस का, अपने मन से जहां मन किया वहां बहेंगी। वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। कहने का मतलब ये, आप इतनी सी गैस को इतने से डब्बे में भी पैक करके रख सकते हो और इस गैस को छोड़ा तो गैस पूरे रूम में फैल जाएगी। तो कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है, जितना जगह दोगे सब इसको चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या इतने से भी, इतने में भी वो गैस रह लेगी और इतना स्पेस दे दोगे तो भी उसमें गैस रह लेगी। तो वॉल्यूम फिक्स नहीं है, जो स्पेस इसको चाहिए वो फिक्स नहीं है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, ये भी कंटेनर का, जिस बर्तन में रख दोगे, जिस चीज में रख दोगे उसका शेप ले लेगा। बलून में भर दो बलून का शेप ले लेगा, सिलेंडर में भर दो सिलेंडर का शेप ले लेगा। ठीक है, गैस भी फ्लो करता है इसलिए ये भी फ्लूइड है, ठोस नहीं है भैया। गैस रिजिड नहीं होती लेकिन फ्लूइड होती है। तो लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड, लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड। फ्लूइड मतलब फ्लो करने की कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके पास होती है फ्लूइड होता है। बहने की क्षमता, बह एक जगह से दूसरी जगह बह के चली जाए, आप कुछ ना करो वो खुद से बहे। अब सॉलिड है, मैं उसको ऐसे पुश कर रहा हूं तो वो बह थोड़ी रहा हो, तो मैं खुद पुश कर रहा हूं तो वो आगे जा रहा हो, छोड़ दूंगा नहीं जाएगा। तो वो फ्लूइड थोड़ी है, वो फ्लो थोड़ी कर रहा है। ठीक है, अब जैसे मार्बल्स आते हैं ना, कंचे, आप उनको जमीन पर रोल करा देते हो तो कहते हो सर वो तो फ्लो कर रहा है। फ्लो थोड़ी कर रहा है बच्चे, वो तो आपने उसको धक्का दिया ना तो जा रहा है। पानी को क्या ऐसे रोल कराना पड़ता है? पानी को ऐसे गिरा दो कहीं, अपने आप फ्लो करके निकल जाएगा। या हवा को क्या मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, हाथ से फ्लो करा रहा हूँ लगातार, वो तो अपने मन से फ्लो हो रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डेंसिटी क्या होता है। अभी सॉलिड लिक्विड गैसेस को हमने पढ़ लिया, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, उनकी प्रॉपर्टीज को हमने पढ़ लिया। बात करते हैं डेंसिटी क्या होती है, व्हाट इज डेंसिटी। तो देखो डेंसिटी को ऐसे आप समझ सकते हो। डेंसिटी को पहले मैं समझाने से पहले आपको एक एग्जांपल दूंगा, होपफुली वो एग्जांपल काम आए। देखिए मान लेते हैं ना हमारी क्लास है और उसमें सॉरी, हमारी क्लास है और उसमें ना 30 डेस्क रखी हुई है। कोशिश करूंगा आप समझ में आए आपको। 30 डेस्क रखी हुई है, 30 डेस्क है। एक डेस्क पर 3 बच्चा बैठता है, मतलब या ऐसे समझ लो एक डेस्क पर मतलब जो क्लास है उसमें 30 डेस्क है और टोटल 90 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 90 स्टूडेंट्स। 30 डेस्क और 90 स्टूडेंट्स हैं और हर डेस्क पर इक्वल अमाउंट ऑफ बच्चे बैठने चाहिए। रूल ये है कि हर डेस्क पर सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठेंगे। तो आप बताओ अगर 30 डेस्क और 90 स्टूडेंट्स हैं तो एक डेस्क पर कितना बच्चा बैठेगा? बताओ, अगर 30 डेस्क और 90 स्टूडेंट्स है तो एक डेस्क पर कितना बच्चा बैठेगा? आप 90 स्टूडेंट्स को 30 डेस्क से डिवाइड कर दोगे, कितना आएगा? 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स आएंगे हर डेस्क पर, 3 स्टूडेंट्स पर डेस्क, हर डेस्क पर 3 बच्चा बैठेगा इस हिसाब से। यही होगा ना, अगर क्लास में 30 डेस्क हैं और 90 स्टूडेंट्स हैं तो हर डेस्क पर कितना बच्चा बैठेगा भैया? 3 बच्चे बैठेंगे एक डेस्क पर। तो ये क्लास की डेंसिटी है। अगर मेरे से पूछे क्लास की डेंसिटी बताओ तो मैं बोलूंगा क्लास की डेंसिटी कुछ ऐसी है कि 3 स्टूडेंट्स पर डेस्क है, मतलब एक डेस्क पर 3 बच्चा बैठा है, ये क्लास की डेंसिटी। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब अगर मैं यही नंबर चेंज कर दूं, मैं बोलूं 30 डेस्क है और अब 120 बच्चे आ गए, मैं अच्छा पढ़ाने लगा और 120 बच्चे आ गए, 30 बच्चे बढ़ गए, और वही क्राइटेरिया लगाऊंगा हर डेस्क पर बराबर बच्चे बैठेंगे। अब बताओ क्या डेंसिटी आएगी क्लास की? अब क्या डेंसिटी आएगी? आएगी 120/30। कितना आएगा? 4 स्टूडेंट्स पर डेस्क। अब हर डेस्क पर 4 बच्चे को बैठना पड़ेगा। मुझसे पढ़ना है तो भैया एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, हर डेस्क पर 4 बच्चे को बैठना पड़ेगा, एक डेस्क पर 4 बच्चा बैठेगा। तो अब क्लास की डेंसिटी क्या हो गई? अब क्लास की डेंसिटी हो गई 4 स्टूडेंट्स पर डेस्क। तो डेंसिटी का मतलब कुछ समझ में आ रहा है? जब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे स्पेस में जो पूरा, अब 30 डेस्क है तो मैं पूरे 30 डेस्क की बात नहीं करूंगा, डेंसिटी के केस में मैं पूरे 30 डेस्क की बात नहीं करूंगा, मैं हर एक डेस्क की बात करूंगा कि हर एक डेस्क पर कितना बच्चा बैठा है, वो डेंसिटी। समझ में आ रही है बात? तो डेंसिटी क्या होता है? मैं जब पर यूनिट स्पेस की बात कर रहा हूं, पर यूनिट स्पेस में कितनी चीजें प्रेजेंट है या क्या है, कितना प्रेजेंट है, कितना मास प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब यहां से अब मैं आपको जो डेंसिटी का रियल कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ ले चलता हूं।
देखिए डेंसिटी का मतलब क्या होता है, अगर आप यहाँ फिगर को देखिए ध्यान से, सॉलिड को देखिए, लिक्विड को देखिए और गैसेस को देखिए, सबका स्पेस बराबर है, सब में बराबर बराबर स्पेस मैंने लिया है, ठीक है। इसमें पार्टिकल्स को देखिए, इसमें पार्टिकल्स को देखिए और इसमें पार्टिकल्स को देखिए, किसमें ज्यादा पार्टिकल्स है बताइए? जो पार्टिकल सॉलिड्स में है, या जो पार्टिकल्स लिक्विड में है, या जो पार्टिकल गैसेस में, किसमें ज्यादा पार्टिकल है? बहुत क्लियरली दिख रहा है, सॉलिड में बहुत ज्यादा पार्टिकल है, लिक्विड में उससे कम है, और गैसेस में तो बहुत कम पार्टिकल्स हैं। तो अब यहां पर मैं पूरे स्पेस की बात नहीं करूंगा डेंसिटी निकालते समय, मैं ये देखूंगा कि पर यूनिट स्पेस कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है या कितना मास प्रेजेंट है, पर यूनिट स्पेस कितने पार्टिकल्स है, कितना मास प्रेजेंट है। देखो पार्टिकल और मास को ना यहाँ को रिलेट करो। देखो भैया, अगर एक पार्टिकल भी है ना तो उसका कुछ वजन होगा ना। अब अगर मैं कहूं कि मेरे पास 10 पार्टिकल हैं और हर पार्टिकल का मास 1 ग्राम है, तो मैं ऐसे कहूं कि मेरे पास 10 पार्टिकल हैं, या मैं कहूं मेरे पास 10 ग्राम है। अगर मेरे को पता है कि यहाँ पर पार्टिकल्स की बात हो रही है, तो मैं पार्टिकल्स को नंबर ऑफ पार्टिकल से रिप्रेजेंट करूं या उनके मास से रिप्रेजेंट करूं, बात बराबर है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर आप डेंसिटी देखोगे तो यहाँ पर डेंसिटी सॉलिड की ज्यादा है। अगर मैं मान लेता हूं, वॉल्यूम सब पढ़ के आए हो, मान लेता हूं मैं, ठीक है, यहां पर जो टोटल वॉल्यूम है वो है, एक सेकेंड में कलर चेंज कर लेता हूं, मान लेता हूं यहां जो स्पेस है वो 10 मीटर क्यूब का है। वॉल्यूम कैसे निकलता है, 10 मीटर क्यूब में निकालते हैं ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्यूबॉइड के केस में, ए क्यूब 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 के केस में, ठीक है। यहाँ स्पेस कितना है, 10 मीटर क्यूब, ये पूरा स्पेस 10 मीटर क्यूब है। कितना है, 10 मीटर क्यूब है। बांटते हैं, 10 मीटर क्यूब में बांट भी देते हैं, चलो ये भी कर देते हैं, ठीक है। देखो ना, एक दो ये 1 मीटर क्यूब है, एक सेक्शन 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब दो, 1 2 3 4 5 6 7 10 नहीं, ज्यादा हो गया नहीं, चलो जितना हो गया उतना मान लेते हैं। स्पेस कितना हो गया, ये हो गया 25 मीटर क्यूब मेरे ख्याल से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ 25 मीटर क्यूब। यहाँ टोटल स्पेस 25 मीटर क्यूब का है। तो यहाँ 1 मीटर क्यूब का मास क्या है, मान लेते हैं 25 मीटर क्यूब का कुछ मास है, एक पार्टिकल का मास में 1 ग्राम मानता हूं। तो आप देख सकते हो कि हर 1 मीटर क्यूब में, हर 1 मीटर क्यूब में 4 पार्टिकल्स प्रेजेंट है। कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, 4 पार्टिकल्स प्रेजेंट है। और अगर मैं सपोज दैट मान लूं कि एक पार्टिकल का मास 1 ग्राम है, तो 1 मीटर क्यूब में कितना मास प्रेजेंट है, 4 ग्राम मास प्रेजेंट है। तो यहां पर डेंसिटी क्या हो गई, डेंसिटी यही हो गई, 4 ग्राम पर मीटर क्यूब। हर मीटर क्यूब में 4 ग्राम प्रेजेंट है। हर मीटर क्यूब में जो मास प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है, 4 ग्राम प्रेजेंट है। यही डेंसिटी होती है। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में जो भी मास प्रेजेंट है, जो भी मास प्रेजेंट है वो होता है डेंसिटी। अब देखो डेंसिटी निकालने का फायदा क्या है। हाँ चलो ठीक है, हमें 25 मीटर क्यूब में, हमें ये तो पता है कि 25 मीटर क्यूब में जो है 100 पार्टिकल्स। 25 मीटर क्यूब में कितने पार्टिकल्स है, 100 पार्टिकल्स। तो अगर हमें डेंसिटी पता होगा ना, अगर हमें इस पार्टिकल की डेंसिटी पता है, तो चाहे मेरे को इसका 25 मीटर क्यूब दे दिया जाए, चाहे मैं इसको 50 मीटर क्यूब दे दिया जाए, चाहे मेरे को इसको 200 मीटर क्यूब दे दिया जाए, मैं बता सकता हूं कितने पार्टिकल्स हैं या कितना मास प्रेजेंट होगा। जैसे यहां पर 4 ग्राम पर मीटर क्यूब है, तो 25 मीटर क्यूब में कितना होगा, अगर 1 मीटर क्यूब में 4 ग्राम है तो 25 मीटर क्यूब में कितना होगा, मैं 4 को 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि 100 ग्राम प्रेजेंट है। अगर मुझे बोल दिया जाए कि बताओ 100 मीटर क्यूब में कितना मास आ जाएगा, 100 मीटर क्यूब में कितना आएगा, तो मैं 4 को, जो 1 मीटर क्यूब में जो मास है उसका मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 400 ग्राम आ जाएगा। तो यहां पर क्या है, आप डेंसिटी की मदद से आप किसी भी गिवन वॉल्यूम का मास निकाल सकते हो, इसीलिए हम डेंसिटी की बात करते हैं। अब हो सकता है ना जो मैं सॉलिड लूं वो छोटा हो, तो उसमें कम पार्टिकल्स आए, तो मैं कह दूं उसकी डेंसिटी कम है। अब मैं बड़ा पार्टिकल ले लूं और उसमें मास, जाहिर सी बात है मास ज्यादा है, मैं कहूंगा डेंसिटी ज्यादा है। तो सिर्फ आपको साइज देख करके ये नहीं बताना है कि डेंसिटी ज्यादा है या कम है। आप डेंसिटी के लिए देखते हो कि साइज कुछ भी हो, साइज इतना सा हो, इतना सा हो या इतना सा हो, कोई भी साइज हो, आप उसके 1 मीटर क्यूब में देखोगे कि कितना मास है, या पर वॉल्यूम देखोगे, पर यूनिट वॉल्यूम आप देखोगे कितना मास है। देखो वॉल्यूम मैंने मीटर क्यूब में निकाला है, यूनिट वॉल्यूम का मतलब मिलीमीटर क्यूब भी हो सकता है कि 1 मिलीमीटर क्यूब में कितना मास है।
या हो सकता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास है, तो एक यूनिट वॉल्यूम, यूनिट कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है, मिलीमीटर भी हो सकती है, तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है वो उसकी डेंसिटी है। देखो जितना ज्यादा मास प्रेजेंट होगा एक यूनिट वॉल्यूम में उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, डेंसिटी मतलब घनत्व, घनत्व तो उतना ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, तभी उसका मास क्या होगा, ज्यादा होगा। तो डेंसिटी कैसे निकालते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट होती है इसकी केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो अब देखो जाहिर सी बात है, अगर मैं लिक्विड की डेंसिटी की बात करूं तो क्या है, सॉलिड से कम ही आएगी ना, और गैसेस की डेंसिटी की बात करूं तो ये और कम आएगा, ठीक है। अब देखो डेंसिटी क्या है, इससे हमें यह पता चलता है एग्जैक्टली कि किसमें जो पार्टिकल्स हैं वो कितने ज्यादा प्रेजेंट है, किसमें कितना ज्यादा मास प्रेजेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ना हम एक डिफरेंस टेबल को कंप्लीट करते हैं जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस पे बेस्ड है, ठीक है। हमने 4 कॉलम बना रखा है, एक प्रॉपर्टी वाला और 3 सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए और गैस। सबसे पहले बात करते हैं मास की। मैं एक सेकंड देख लेता हूं कौन सा कलर, रेड ले लेता हूं, ज्यादा अच्छा चलेगा। कौन सा जो पार्टिकल है कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, मास। अगर सॉलिड की बात करें तो फिक्स मास होता है, मास चेंज नहीं होता। अभी मैं इस अपने हाथ में लेकर पेन का वजन करूं, अगर ये अभी 60 ग्राम है तो कभी भी करूंगा 60 ही ग्राम आएगा, हाँ टूटे फूटे ना। लिक्विड का भी मास फिक्स होता है, दूध लेते हो 1 लीटर दूध का अगर मास निकालोगे कितनी बार भी निकालो फिक्स ही आएगा, ठीक है। गैसेस का मास भी फिक्स होता है। अगर आपको एक फिक्स्ड, अब जैसे एलपीजी में, एलपीजी सिलेंडर में जो आप गैस भरते हो उसका मास फिक्स है ना। अगर आपने गैस भरवाई अभी 15 किलो है तो ऐसा थोड़ी कि भरवाने के 10 मिनट बाद आपने, हाँ यूज मत करना, ये नहीं कि यूज कर रहे हैं खाना ना बना लिया फिर मेजर कर रहे हैं, तब तो कम हो जाएगा ना, गैस यूज कर लिया आपने। आपने अभी गैस भरवाई सिलेंडर में, उसका मास जो था 15 kg आया और 10 मिनट बाद भी करा तो वो 20 kg हो गया, या घट के 10 kg, ऐसा नहीं होता, 15 kg तब भी रहेगा। तो मास तीनों का फिक्स होता है। वॉल्यूम की बात करते हैं। देखो सॉलिड को जो स्पेस चाहिए वो चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ना वो ज्यादा लेगा ना कम, जितना चाहिए उतना ही चाहिए। तो सॉलिड के लिए वॉल्यूम भी फिक्स होता है, ठीक है। लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स होता है। अगर 1 बकेट पानी है तो उस 1 बकेट पानी को रखने के लिए 1 बकेट का स्पेस चाहिए ही चाहिए, आप उसको एक मग में नहीं रख सकते, आप उसको एक गिलास में नहीं रख सकते। लेकिन गैसेस को आप 1 बकेट में, अगर आपने गैस बंद करके रखी है तो उस एक बकेट में जो गैस है आप उसको एक गिलास पानी में, एक गिलास में भी जो है स्टोर करके रख सकते हो, फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है गैस का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्पेस की बात करते हैं। सॉलिड का जो, सॉरी शेप की, तो सॉलिड का शेप भी फिक्स होता है, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता, ठीक है। जिसमें रखोगे उसका शेप ले लेगा। गैसेस का भी शेप फिक्स नहीं होता। बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की, बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की। हमने देखा था, फिगर में ही देखा था, अगर आप देखिएगा यहां पर देखिए कितना स्पेस है भैया सॉलिड में, बिल्कुल नहीं, ना के बराबर, नेग्लिजिबल, थोड़ा स्पेस ज्यादा है सॉलिड से और बहुत ज्यादा स्पेस है। तो अगर हम बात करें स्पेस की तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे कम किसमें होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नेग्लिजिबल होता है सॉलिड में, नेग्लिजिबल। लिक्विड में मोर देन सॉलिड, सॉलिड से ज्यादा होता है, और गैसेस में मैक्सिमम होता है। या लिख दूं मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। आगे बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, हाईएस्ट, सबसे ज्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड्स में होता है, ठीक है। हाईएस्ट की स्पेलिंग गलत हो गई, हाईएस्ट होता है, ठीक है। लिक्विड्स में क्या होता है, लेस देन सॉलिड होता है। इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन होता है कम होता है सॉलिड से, और गैसेस में लीस्ट होता है, लीस्ट का मतलब बिल्कुल कम होता है फोर्स, पार्टिकल्स एकदम फ्री होते हैं, किसी से अट्रैक्टेड नहीं होते, जहां मन करे वहां घुमाएंगे, ठीक है। तो लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड कंप्रेस होता है क्या, बहुत नेग्लिजिबल कंप्रेस होता है, अगर होगा भी तो नेग्लिजिबली स्मॉल, मतलब बहुत कम कंप्रेस होगा। लिक्विड्स की बात करें तो
मतलब मॉडरेटली कंप्रेस, मतलब मॉडरेट क्या मैं लिख दूंगा, लीस्ट कंप्रेसिबल, मतलब लीस्ट तो मतलब सबसे कम हो जाएगा, इसके लिए क्या वर्ड सही पड़ेगा, मोर देन सॉलिड्स, कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है सॉलिड से, ये लिख देते हैं मोर देन सॉलिड। बहुत ज्यादा लिक्विड्स भी बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं होते, ठीक है, लेकिन सॉलिड से ज्यादा होते हैं, मोर देन सॉलिड्स। लेकिन गैसेस तो भाई हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल, जितना चाहो उतना कंप्रेस कर, होते ही चले जाएंगे, हाईली कंप्रेसिबल, बहुत ज्यादा कंप्रेस होते हैं, ठीक है। बात करते हैं रिजिडिटी की, सॉलिड रिजिड होता है, यस, लिक्विड रिजिड होता है क्या, नहीं, गैसेस रिजिड होते हैं, नहीं। बात करते हैं फ्लूइडिटी, क्या सॉलिड फ्लो करता है, नहीं, बह नहीं सकता ना सॉलिड, लिक्विड फ्लो करते हैं, हाँ, गैसेस फ्लो करते हैं, हाँ। आगे बात करते हैं डेंसिटी की, अभी डेंसिटी डिस्कस किया, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है, सबसे ज्यादा डेंसिटी सॉलिड्स की होती है, हाईएस्ट, हाईएस्ट क्यों, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत क्लोज क्लोज होते हैं, जिससे उसका वजन बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। लेस देन सॉलिड्स, अगर हम बात करें डेंसिटी की तो इसकी होती है लेस देन सॉलिड्स। बात करते हैं गैसेस की, तो डेंसिटी क्या होती है, लीस्ट होती है, सबसे कम डेंसिटी होती है, सबसे कम डेंसिटी होती है, बहुत दूर दूर पार्टिकल होते हैं, तो एक गिवन वॉल्यूम में बहुत कम पार्टिकल्स आते हैं या बहुत कम मास होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ा हुआ है, जिस एनर्जी से पार्टिकल मूव करते हैं, तो सॉलिड के पार्टिकल्स मूव ही नहीं कर पाते, बहुत रेयरली मूव कर पाते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इनकी लीस्ट होती है, सॉलिड्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, वो एनर्जी जिससे पार्टिकल मोशन करते हैं, तो सॉलिड के पास स्पेस ही नहीं है कि मोशन कर पाए, तो जो मोशन होता है बहुत थोड़ा मोशन होता है, तो काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। लिक्विड में पार्टिकल्स के पास थोड़ा स्पेस ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा अच्छे से मोशन करते हैं, तो मोर देन सॉलिड, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है सॉलिड से, मोर देन सॉलिड्स। और गैसेस में तो पार्टिकल्स बिल्कुल फ्री, एकदम घूम रहे हैं, एकदम जहां मन किया वहां चले गए, तो इनके पास बहुत एनर्जी होती है पार्टिकल्स के पास मूव करने के लिए, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट होती है, क्या होती है, हाईएस्ट होती है। तो देखिए यहां पर लगभग हमने 10 जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसको जो है डिफरेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आपको डिफरेंस पता होना चाहिए हर एक प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बिल्कुल हटा हुआ हूं बोर्ड से अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैंने मिटा दिया इसको। अब बात करते हैं डिफ्यूजन, देखो हमने लास्ट क्लास में डिफ्यूजन को डिस्कस किया था, डिफ्यूजन का एक छोटा सा सेगमेंट है, इसको अभी यहां पर भी डिस्कस कर लेते हैं, ये लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है स्टेट्स का इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे, कि सॉलिड कैसे लिक्विड में बदल रहा है, लिक्विड कैसे गैसेस में, उसको डिस्कस करेंगे। डिफ्यूजन हमने क्या पढ़ा था, जब पार्टिकल्स इंटरमिक्स हो जाते हैं, जैसे अभी हमने चीनी पानी में डाला, तो चीनी छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगा, और वो पार्टिकल्स पानी में प्रेजेंट जो स्पेस होता है, पानी के पार्टिकल्स के में जो स्पेस होता है उसमें जाके सेटल डाउन हो जाते हैं, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो यहां पर देखो, डिफ्यूजन बिटवीन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर, अब सॉलिड लिक्विड में डिफ्यूज हो रहा है, गैसेस घुल रही हैं लिक्विड में, और लिक्विड दूसरे लिक्विड में घुल रहा है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या लिखा है, सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। अगर कोई सॉलिड है, कोई सॉलिड है जैसे चीनी हो गया, सॉल्ट हो गया, वो लिक्विड में घुल सकते हैं, और कोई लिक्विड भी लिक्विड में घुल सकता है, जैसे आप डिटॉल ले लो, इंक ले लो, वो सब लिक्विड फॉर्म है ना, लेकिन आप पानी में डालो क्या होता है, घुल जाते हैं, तो लिक्विड भी आपस में घुल सकते हैं आपस में, ठीक है। द गैसेस फ्रॉम द एटमोस्फियर डिफ्यूज एंड डिजोल्व इन द वाटर, और गैसेस भी जो होते हैं ना, जो गैसेस होती है ना, जैसे नदी वगैरह में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो कहां से आ रही है, वो जो हवा में ऑक्सीजन है वही पानी में जाके घुल जा रही है, तो नदी में भी ऑक्सीजन आ जा रहा है, या जो भी पॉन्ड वगैरह उसमें आ जा रहा है। दीज गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट। और जो एक्वेटिक एनिमल या प्लांट्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, क्या उनको ऑक्सीजन या CO2 नहीं चाहिए, एनिमल्स को, क्या एक्वेटिक एनिमल्स को क्या ऑक्सीजन नहीं चाहिए, क्या प्लांट्स को CO2 नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हवा में प्रेजेंट जो गैसेज होती हैं वो पानी में डिफ्यूज हो जाती हैं, घुल जाती हैं, जिसकी मदद से फिर जो एक्वेटिक लाइफ है वो सर्वाइव कर पाती है। आगे क्या लिखा है, ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रेथ फॉर सर्वाइवल, सभी को सांस लेने की जरूरत है सर्वाइव करने के लिए। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। अब जो एक्वेटिक एनिमल जो पानी के अंदर है वो सांस कैसे ले रहे हैं, क्योंकि जो हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन है वो क्या हो चुकी है, वो पानी में घुल चुकी है, वो पानी में क्या हो चुकी है, घुल चुकी है, जिस वजह से वो सांस ले पा रहे हैं। आगे क्या लिखा है, वी कैन कंक्लूड दैट सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। तो हम इस बात से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सॉलिड लिक्विड और गैसेस तीनों पानी में घुल सकते हैं, तीनों लिक्विड्स में घुल सकते हैं। मैं पानी बार बार बोल रहा हूं लिक्विड के रिस्पेक्ट में, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस तीनों लिक्विड्स में क्या कर सकते हैं, डिफ्यूज कर सकते हैं, घुल सकते हैं, ठीक है, डिफ्यूज हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं, इंटरमिक्स हो सकते हैं।
द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। जो लिक्विड है, जैसे अगर मैं इंक को पानी में घोलूं और मैं चीनी को पानी में घोलूं तो जल्दी कौन घुलेगा, या मैं डेटॉल ले लूं उसको पानी में घोलूं तो जल्दी कौन घुलेगा, जाहिर सी बात है डेटॉल घुलेगा या इंक घुलेगी एज कंपेयर टू चीनी या नमक। तो जो लिक्विड होते हैं ना वो लिक्विड में जल्दी घुल जाते हैं। लिक्विड इज हायर देन डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। लिक्विड दूसरे लिक्विड में बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड को फिर भी थोड़ा समय लगता है। This is due to the fact that the solid that in the liquid state particles move freely and have greater space between them। अब ऐसा क्यों होता है, जो लिक्विड है वो सॉलिड से जल्दी क्यों डिफ्यूज हो जाते हैं दूसरे लिक्विड्स में? तो देखो सॉलिड में ना पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता, तो पहले वो ना टूट के स्पेस बनाते हैं, फिर जाकर के पानी के स्पेस में बैठते हैं या लिक्विड के स्पेस में बैठते हैं। लेकिन जो दूसरी लिक्विड है जिसको मेरे को किसी लिक्विड में डालना है, उन लिक्विड के पार्टिकल्स में पहले से ही स्पेस है, वो पहले से ही दूर दूर है और पहले से ही ज्यादा तेजी से मूव कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी मूव करके क्या होते हैं, वो डिफ्यूज कर जाते हैं। और हमें पहले से पता है जो सॉलिड्स होते हैं उनके पार्टिकल्स के पास उतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, लेकिन लिक्विड के पास ज्यादा होती। तो पार्टिकल्स जो लिक्विड के होते हैं जल्दी जल्दी क्या करते हैं, मूव करके पूरा क्या करते हैं, पूरा घुल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और डिफ्यूजन के बारे में क्या लिखा है। ठीक है, तो यहां पर अब हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर भी पूरा हो गया है। अब हमारा दो टॉपिक बच रहा है इस चैप्टर का, जो कि है इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर्स का जो स्टेट है उनका इंटर कन्वर्जन और इवापोरेशन। ये दो टॉपिक्स को हम दो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।